कभी ये ख्याल आया है कि आज के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक चमत्कार हैं जिनकी हम इतनी बात करते हैं, वो शायद हजारों साल पुराने ज्ञान की ही एक एक गूंज हैं। चलिए, आज हम प्राचीन भारत के इसी गहरे छिपे हुए ज्ञान के एक बड़े ही रोमांचक सफर पर निकलते हैं। अच्छा, एक चीज से शुरू करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी सुनते ही लगता है ना कि वाह, क्या मॉडर्न मेडिकल साइंस की देन है। आज की दुनिया में तो इसे एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। पर क्या हो अगर कोई कहे कि ये जो तकनीक है ये कोई नई नहीं बल्कि 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तो चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं और मिलते हैं उस शख्स से जिन्हें हम आधुनिक सर्जरी के प्राचीन जनक कह सकते हैं, सुश्रुत से। देखिए, सुश्रुत सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थे, वो एक विजनरी थे। उन्होंने अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी खोज सुश्रुत संहिता नाम के एक विशाल ग्रंथ में लिख दी, और ये ग्रंथ आज भी सर्जरी की दुनिया में एक मील का पत्थर माना जाता है। अब जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ है आज की सर्जरी, जो कह सकते हैं कि पिछले 100-200 साल में डेवलप हुई, और दूसरी तरफ है सुश्रुत, जो 600 ईसा पूर्व में, मतलब आज से 2500 साल से भी पहले बड़े बड़े मुश्किल ऑपरेशन कर रहे थे। आज तो हमारे पास एकदम साफ सुथरे स्टेरिलाइज्ड ऑपरेटिंग रूम्स हैं, और उन्होंने बहती नदियों में शवों का अध्ययन करके मानव शरीर के रहस्यों को खोला था। तो ये जो कमाल का ज्ञान था, ये सिर्फ भारत तक ही नहीं रुका, इसने एक बहुत लंबा सफर तय किया। 600 ईसा पूर्व में सुश्रुत ने इसे भारत में लिखा। फिर सदियों बाद 800 ईस्वी के आसपास ये ज्ञान फारस पहुंचा, जहां इसका अरबी में अनुवाद हुआ। वहां से 1800 के दशक में ये यूरोप और पश्चिमी दुनिया तक जा पहुंचा, और फिर 1900 के दशक तक उन्हीं तकनीकों को और बेहतर बनाकर एक नए नाम प्लास्टिक सर्जरी के साथ दुनिया में वापस लाया गया। ये बात हमें सोचने पे मजबूर कर देती है ना, कि अगर उस जमाने में सर्जरी का इतना गहरा ज्ञान था, तो फिर वो लोग और क्या-क्या जानते होंगे। सर्जरी वो तो बस एक शुरुआत थी। चलिए अब ज्ञान के उस विशाल ब्रह्मांड में उतरते हैं जो सिर्फ मेडिसिन से कहीं ज्यादा बड़ा था। अब हम ये देखेंगे कि कैसे प्राचीन भारतीयों ने ब्रह्मांड को समझा। ग्रेविटी यानी आकर्षण के सिद्धांत को न्यूटन से सदियों पहले ही जान लिया था, और तो और उड़ने वाली मशीनों के बारे में भी सोच लिया था। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मांड के विज्ञान की, कि कैसे उन्होंने आसमान के रहस्यों को समझा। एक तरफ जहां पश्चिमी दुनिया में टेलीस्कोप का आविष्कार 1608 के आसपास हुआ, वहीं प्राचीन भारत में सौरमंडल क्या है ये समझ बहुत पहले से थी। जब पश्चिम में ये बताया जा रहा था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, तब यहां सदियों से नवग्रहों यानी 9 ग्रहों की पूजा होती आ रही थी। और इसका सबूत क्या है? सबूत हमारे रीति रिवाजों में है। पहला टेलीस्कोप बनने से सदियों पहले से नवग्रहों की पूजा हिंदू परंपरा का एक बहुत जरूरी हिस्सा रही है। इतना ही नहीं, हनुमान चालीसा जो एक प्राचीन भजन है, उसमें पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी का जिक्र है, और वो भी कमाल की सटीकता के साथ। ये वो कैलकुलेशन है जिसे नासा ने हजारों साल बाद जाकर कंफर्म किया। अब आते हैं फिजिक्स पर। बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के एक प्राचीन सिद्धांत की, उस सेब के गिरने की कहानी से बहुत बहुत पहले की। न्यूटन और सेब की कहानी से 1000 साल से भी पहले 668 ईस्वी में ही ब्रह्मगुप्त ने साफ साफ लिखा था, जैसे पानी का स्वभाव बहना है, ठीक वैसे ही पृथ्वी का स्वभाव चीजों को अपनी ओर खींचना है। कितनी सीधी और गहरी बात है। ये टाइमलाइन तो अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। 668 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त ने बताया कि धरती खींचती है। फिर कई सौ साल बाद 1150 में भास्कर द्वितीय ने इस खींचने वाली ताकत को एक नाम दिया, गुरुत्वाकर्षण। और फिर उसके भी 500 साल से ज्यादा गुजर गए, तब जाकर 1687 में आइजैक न्यूटन ने अपना लॉ पब्लिश किया। यानी कि भारतीय सिद्धांत और पश्चिमी दुनिया में उसके फॉर्मूले के बीच 1000 साल से भी ज्यादा का फासला था। और जाहिर है, अगर गुरुत्वाकर्षण जैसे बेसिक फोर्स की समझ हो, तभी तो आसमान में उड़ने के बारे में सोचा जा सकता है। विमान पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में उड़ने वाली मशीनों का पूरा ब्यौरा मिलता है। यहां तक कि यह भी बताया गया है कि ईंधन के तौर पर पारे का इस्तेमाल हो सकता है। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प ख्याल की तरफ ले जाती हैं कि हम शायद कुछ नया नहीं, बल्कि खोए हुए ज्ञान को ही फिर से खोज रहे हैं। जैसा कि एक स्रोत में कितनी सही बात कही गई है, हम बहुत कुछ आविष्कार नहीं कर रहे हैं, हम फिर से खोज रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि कैसे आज की मॉडर्न साइंस की कई बुनियादें शायद उसी पुराने भूले बिसरे ज्ञान पर टिकी हैं। और बस यही एक बड़ा सवाल है,
जिस पर सोचना चाहिए कि आज के और कौन कौन से आविष्कार हैं जो असल में प्राचीन ज्ञान की पुनर्खोज हैं। इस पर जितना सोचें उतना ही कम है।